बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जापान के एक साइंसदान डाइची फोमियो अपने दफ्तर में नमाज अदा कर रहे थे कि उनके कोलीग ने उन्हें देखा तो वजह पूछी। डाइची ने कहा, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। उसके कोलीग बड़े हैरान हुए और डाइची से मुसलमान होने की वजह पूछी। डाइची ने कहा, मैं सिर्फ एक मकड़ी की वजह से मुसलमान हुआ हूँ। डाइची के ये अल्फाज सुनकर उसके तमाम साथी हैरान रह गए कि एक मकड़ी की वजह से तुम मुसलमान कैसे और क्यों हो गए। डाइची ने कहा, पिछले दिनों मैं एक बुक पढ़ रहा था जो कि एक इस्लामी स्कॉलर की थी। उसमें लिखा था कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक इस दुनिया में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का है। ये तहरीर पढ़ने के बाद मेरे अंदर बेचैनी पैदा होने लगी। मैंने मकड़ी के ऊपर मुकम्मल सर्च करने की ठान ली। मकड़ी पर एक तवील सर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि फिर डाइची ने लंबी सांस ली और अपने साथियों से कहा, क्या आप लोग जानते हैं कि मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों के वालिद यानी नर मकड़ी को कत्ल कर देती है। सब ने हैरान होकर कहा, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। फिर एक साथी ने डाइची को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप जानते हैं तो हमें बताइए कि मादा मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद उन बच्चों के बाप को क्यों कत्ल कर देती है। डाइची ने अपने साथियों में एक अजीब सा तजस्सुस देखा, जैसे वो उसका जवाब सुनने के लिए बेताब हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि जापानी लोग इल्म के मुतलाशी होते हैं, जिद्दत टेक्नोलॉजी के प्यासे होते हैं। डाइची ने कहा, मेरी लंबी तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी यानी अपने बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपनी माँ को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। इतना अजीबोगरीब और यकीनन बदतरीन घराना है। डाइची के ये अल्फाज सुनकर उनके सब साथी हैरान रह गए। डाइची ने उन्हें मजीद कहा, कुरान मजीद की एक सूरत अल अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सबसे बोधा यानी कमज़ोर घर मकड़ी का है। कुरान मजीद का मुआवजा देखें, एक जुमले में ही घराने की पूरी कहानी बयान कर दी। बेशक घरों में सबसे कमज़ोर घर अल अनकबूत का है। अगर इंसान इल्म रखते हैं तो इसमें बेशुमार निशानियां हैं। डाइची ने कहा कि हम सब इंसान मकड़ी के घर की ज़ाहिरी कमज़ोरी को तो जानते हैं, मगर उसके घर के मानवी कमज़ोरी यानी दुश्मन और खाना जंगी से बेखबर थे। अब जदीद साइंस की वजह से हम उसकी कमज़ोरी से वाकिफ हो गए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ी की घरेलू कमज़ोरियों और दुश्मनी से वाकिफ होते, अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत का नाम इस बुरी खसलत वाले कीड़े के नाम पर रखा। हालांकि इस सूरत के शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। सूरत की इब्तिदा यूं है कि लोग ये ख्याल करते हैं कि वो इस बात पर छूट जाएंगे कि उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया नहीं जाएगा, और फरमाया, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, मगर जब उनको अल्लाह की राह में अज़ियत दी जाती है तो लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अज़ाब की तरह समझते हैं। ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि मकड़ी का फितना और आजमाइशों से क्या ताल्लुक है। दर हकीकत फितने, साजिशें और आजमाइशें भी मकड़ी की जाल की तरह पेचीदा होती हैं, और इंसान के लिए उनके दरमियान तमीज़ करना, उसको बेनकाब करना आसान नहीं होता। मगर अल्लाह मदद करे तो यह साइन कुछ भी नहीं होते। तमाम घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। काश के लोग जानते। यहाँ बताया गया है कि मकड़ी के घर को देखकर जो शख्स हकीकत का सबक पा ले वही दरअसल इल्म और अक्ल रखने वाला है। इससे मालूम होता है कि खुदा के नज़दीक सच्चे इल्म वाले कौन है। ये वो लोग नहीं हैं जो किताबी भैंसों के माहिर बने हुए हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो खुदा की दुनिया में फैली हुई कुदरती निशानियों को नसीहत की ग़िज़ा ले सकें। सुबहान अल्लाह, बेशक वाकई वही आलम और अक्ल वाला है, वही नसीहत को समझने और उस पर अमल पैरा होने वाला है, जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरे और उसकी निशानी में गौर व फिक्र करने वाला हो। इसी तरह एक और वाक़या है कि फांसी से एक दिन कबल मुजरिम ने एक अजीबोगरीब ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। उसने जेलर से कहा कि हो सके तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं मरने से पहले अपनी बीवी से जिनसी मिलाप करना चाहता हूँ। जेलर ने जब यह सुना तो हैरान हुआ कि एक ऐसा अजीब शख्स है कि मरने से पहले भी ऐसा ख्यालात अपने दिमाग में बसाए बैठा है। फिर मुजरिम ने जेलर से कहा कि आप न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी शादी को अभी चंद दिन हुए हैं। शादी के बाद मैं और मेरी बीवी अभी औलाद पैदा नहीं करना चाहते थे, और हम जिनसी अमल के दौरान मेडिसिन और कंडम का
यूज़ करते थे। लिहाजा मैं ये आखिरी ख्वाहिश इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊँगा, लेकिन इस अमल के बाद मेरी बीवी हामिला हो जाएगी और बेटा या बेटी पैदा होगा, जिससे मेरी बीवी के पास मेरी निशानी रहेगी और मेरी नस्ल बढ़ जाएगी। लेकिन छोटे से पुलिस एहलकार से लेकर जज तक कोई भी ये सोच ना सकता था कि मुजरिम का ये अमल करने से वो बेगुनाह साबित हो जाएगा, और ये इंतहाई हैरानकुन और सच्चा वाकया है। मुजरिम की सारी बात सुनकर जेलर को सिर्फ ये लगा कि वो अपनी बीवी से आखिरी बार लज़्ज़त हासिल करना चाहता है, लेकिन वो मुजरिम के असल मकसद को नहीं जानता था। लिहाजा जेलर ने दिल में सोचा कि इस हसीन लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होना चाहिए, और उसने जेल के अंदर खुफिया कैमरे लगा दिए। मुजरिम की बीवी आखिरी मुलाकात के लिए अपने शोहर से मिलने के लिए आई तो जेलर ने कैमरों की मदद से अजीबोगरीब मनाजिर देखे और मुजरिम की अक्लमंदी पर हैरान हुआ कि कितनी चालाकी से उसने अपने आप को बेगुनाह साबित किया। अगरचे मेरे लिहाज से ये बहुत गैर अखलाकी फेल था, लेकिन मैं अपने से ऊपर वालों के आर्डर का पाबंद था, और जेलर साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि मुलाकात से पहले मुजरिम के कमरे में वो खुफिया कैमरे नस्ब किए जाएं। ये कैमरे मुजरिम की बीवी के लिए नस्ब किए गए थे, जो अपने शोहर से आखिरी मुलाकात के लिए आने वाली थी। मैं जेलर साहब की जहालत पर हैरान हुआ कि पहले तो उसने कैदी की अजीबोगरीब ख्वाहिश पूरी करने का वादा कैसे किया, और फिर उसके बाद मुजरिम के कमरे में खुफिया कैमरे लगवाए। एक दिन मैंने उससे पूछा कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहने लगा कि अगर मुजरिम की मरने से पहले ही हम उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं तो उन लम्हात से हमें भी लुत्फ उठाना चाहिए, इतना तो हमारा भी हक बनता है। जेलर साहब से इस तरह की बातों की तवक्को की जा सकती थी, क्योंकि अक्सर वो शराब के नशे में रहता और किसी बात का उसे होश नहीं था। मगर मुझसे ये बात बर्दाश्त न हुई कि मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले मामलात को देखा जाए। कैमरा लगाने के बाद मैं उस कैदी के पास जा पहुंचा। वो बैठा था, उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान और सुकून था, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। वो कैफियत जो सजाए मौत पाने वाले कैदियों के चेहरे पर नजर आती है। उसके चेहरे पर ऐसा कोई खौफ नहीं था, ऐसे मुतमिन था जैसे उसने कोई कत्ल ना किया हो बल्कि कोई नेकी की थी। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उससे पूछा, क्यों कैदी नंबर 207, कैसा महसूस हो रहा है? मौत से पहले मुझे तुम पर हैरत है कि मरने से पहले भी तुम ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों कर रहे हो? तुझे मरने का कोई खौफ नहीं, अभी भी वक्त है, अपनी इस ख्वाहिश से बाज आ जा, अपने गुनाहों की रब से माफ़ी मांगो। मेरी बात का उसने कोई जवाब ना दिया। मैं बस उसके चेहरे पर तमानियत के निशान पढ़ते हुए वापस चला आया। उसके चेहरे पर हैरानकुन इत्मीनान था जो मुझे मुसलसल हैरान और परेशान कर रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी और उसने अपने करीबी दोस्त, अपने जिगरी यार को मारा था। उसी जुर्म में वो कैद हुआ और फिर फांसी होने वाली थी। मगर हैरत की यह बात थी कि उसने अपने दोस्त को क्यों मारा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। उसने खुद इस बात का इकरार किया था कि वो कातिल है और अपनी गिरफ्तारी खुद पेश की थी, लेकिन जब भी उसे कत्ल की वजह पूछी जाती तो खामोश रहता, जैसा कि उसकी जबान पर ताला लग चुका हो। अदालत में भी जज के सामने उसने इस बात का इकरार किया कि वो कातिल है, लेकिन कत्ल की वजह इधर भी नहीं बताई। मकतूल के घर वालों ने एक हंगामा खड़ा कर रखा था। उनके मुताबिक नासिर कामरान का बचपन का दोस्त था। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे और उनके दरमियान कभी किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ। कामरान की बीवी से भी इस बारे में तफ्तीश की, लेकिन उसने मुकम्मल किनाराकशी अख्तियार करते हुए कहा कि वो कुछ नहीं जानती। कुछ दिनों तक ये खबर टीवी की जीनत बनी रही कि एक करीबी दोस्त ने अपने दोस्त को मार दिया। थोड़ी देर बाद मुझे वायरलेस पर यह इत्तला मिली कि मुजरिम की बीवी उससे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी परेशानी वो कैमरे थे जो मैंने अपने हाथों से नस्ब किए थे। मेरी नज़र में ये बहुत ही घटिया थी। जेलर साहब उन कैमरों की मदद से मियाँ बीवी के मामलात को देखेगा, मगर मैं नौकरी की वजह से मजबूर था और उस नौकरी को पाने के लिए मैंने 5 लाख की रिश्वत दी थी। जो धक्के और मिन्नतें समाजत करवाई थी वो अलहदा थी, और 4 साल की मुसलसल तगोदो के बाद मुझे ये नौकरी मिली थी, और अब मुझे ये सरकारी नौकरी मिल चुकी थी तो मैं वैसा ही करने पर मजबूर था।
जैसे मुझे बड़े कहते। अगर मैं उनके खिलाफ हो जाता या उनकी हुक्म अदूली करता तो मेरा ट्रांसफर तो पक्का था या फिर नौकरी खत्म कर दी जाती। जेलर साहब के हुक्म से मैं उस बीवी को उस मुजरिम के कमरे तक पहुंचा आया। उसकी बीवी इतनी हसीन थी कि कोई भी इंसान पहली नजर में उसका दीवाना हो सकता था, मगर उसने अपने आप को एक चादर में छुपा रखा था। वो पर्दादार थी या फिर उधर ही अपने आप को ढांप कर आई थी। मुझे दिल ही दिल में इस बात का खौफ था कि अगर जेलर साहब की नज़र इस औरत पर पड़ गई तो यकीनन इसकी नीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो शराब और औरतों के शौकीन थे। इससे पहले भी औरतों से नाजायज ताल्लुकात बना रखे थे। जेलर साहब के हुक्म के मुताबिक कैदी नंबर 207 और उसकी बीवी को उसके कमरे में भेज दिया गया, जहाँ कैमरे नस्ब थे। और कमरे में भेजने से पहले उन दोनों की अच्छी तरह तलाशी ली थी ताकि कुछ गलत ना हो जाए। आजकल जेल की तारीख में किसी भी कैदी ने इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। जेलर साहब ने ना इस बात का किसी से जिक्र किया, ना ही किसी से इजाज़त ली, और ये बात बाद में पता चली कि उसने ख्वाहिश को रद्द करने की बजाय उसकी ख्वाहिश को पूरा करना क्यों ज़रूरी समझा। दो पहरेदार उनके कमरे के बाहर मौजूद थे। थोड़ी ही देर बाद मैं जब जेलर साहब के कमरे में गया तो वो लैपटॉप खोल कर बैठे थे। उसने मुझे भी साथ बैठने का इशारा किया। मेरी जेलर साहब से काफ़ी बातचीत रहती थी। उसने मुझे कहा, आओ बैठो, हम भी कुछ मज़े करते हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने कहा, नहीं, मैं ज़रा जेल का राउंड लगाकर आता हूँ। मगर उसने मुझे मजबूर किया कि तुम मेरे साथ ही रहो। मुझे भी इस बात का तजस्सुस हुआ कि आखिर इस कैदी ने इस ख्वाहिश का इजहार क्यों किया। कुछ न कुछ तो उसकी बीवी में ऐसा ज़रूर होगा जो आखिरी वक्त में भी उसका साथ चाहता था। जेलर साहब कामरान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि कामरान की सजाए मौत के बाद उनकी बेचारी बीवी अकेली रह जाएगी और बेवा हो जाएगी। हम ही इसके दाने पानी का इंतजाम करेंगे और यह हमारी मजबूरी। यह कहकर उसने जोरदार कहकहा लगाया। उसके चेहरे पर कमीनगी नजर आ रही थी। उसके इरादे भी कुछ ना कुछ तो मैं भी जानता था कि जेलर साहब के क्या इरादे हैं। मेरे हिसाब से वो इस वीडियो का इस्तेमाल करके वो उस औरत को ब्लैकमेल करना चाहता था और अपने गंदे मकासद हासिल करना चाहता था। खैर, इस बात का मुझे यकीन तो था, ये मेरे अंदाजे ही थे। हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो। मुझे इस बात का वहम सा हो गया कि एक इज्जतदार औरत इस नापाक जेलर का शिकार होने वाली है। मैं खुद शादीशुदा था, हर बात को अच्छी तरह समझता था। जेलर साहब ने मुझे अपने साथ बिठाया। हाई क्वालिटी के कैमरे थे। कमरे के अंदर तमाम चीज़ें वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद था। उनकी गुफ्तगू आराम से सुन सकता था। जेलर साहब की नज़र स्क्रीन पर जम गई, मगर मैं कभी स्क्रीन की तरफ देखता तो कभी शर्मिंदगी से नजरें नीचे झुका लेता। उस कैदी ने अपनी बीवी को हाथ से पकड़कर बिस्तर पर बिठाया। उसके चेहरे से औरत का चेहरा नजर आते ही जेलर के मुंह से बहुत ही घटिया अल्फाज निकले जो मैं बयान नहीं कर सकता। फिर स्पीकर से आती आवाज़ ने हम दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उस गुफ्तगू के दौरान उसकी बीवी ने ऐसी हरकत की जिसने हम दोनों को हैरान कर दिया। जेलर साहब अपने कमरे से उठे और जेल की तरफ भागे। मैं भी जेलर के पीछे भागा। हम कमरे के अंदर दाखिल हुए तो कैदी बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी। औरत ने अपने जिस्म को चादर से ढक लिया। जेलर ने आओ देखा न ताओ औरत को पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। जो कुछ उस औरत ने अपने शोर के साथ किया था, उसके बाद जेलर उसे किसी सूरत बख्शने वाला नहीं था। मैंने कैदी को बैठने का इशारा किया, खुद भी उसके सामने बैठ गया। आज पहली दफा कैदी की आवाज़ में ठीक से सुन रहा था, क्योंकि उससे पहले वह बोलता ही नहीं था, बस चुपचाप गुमनाम रहता था। मैंने उस कैदी से कहा, अपने बारे में सच सच बताओ, अब भी मौका है, बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुमने अपने दोस्त को क्यों मारा और आखिर में अपनी बीवी को मुलाकात के लिए क्यों मजबूर किया और ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों किया। वो अब भी मेरे सामने खामोश रहा और किसी बात का जवाब न दिया। मैंने उससे कहा, तुम मियाँ बीवी में जो भी गुफ्तगू हुई है इस कैमरे में रिकॉर्ड है। तुम अब भी अगर अपने जुर्म का इतराफ़ नहीं करोगे और सच सच नहीं बताओगे
तो ये रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने आ जाएगी। तुम्हारी बीवी की इज्जत भी पामाल हो जाएगी और दुनिया देखेगी कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे वजह बता दो जिसकी वजह से तुम यहाँ हो। रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताना शुरू किया। उसका नाम कामरान था। नासिर उसका जिगरी दोस्त था और उसकी जिंदगी थी। दोनों ने एक साथ तालीम हासिल की और इसके बाद एक ही कंपनी में दोनों की जॉब हुई। जॉब के बाद जब घर के हालात कुछ ठीक हुए तो कामरान के घर वालों ने उसकी शादी के बारे में सोचा। उसकी वालदा ने अपनी ही पसंद की लड़की अपने बेटे के लिए तलाश की। यूँ कामरान की जिंदगी में लाइबा आई। बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई और शादी पर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो उसका अपना दोस्त नासिर था। लाइबा अपने साथ एक अच्छी किस्मत भी लाई और शादी के बाद कामरान की प्रमोशन हो गई और नासिर उधर का उधर ही रहा क्योंकि नासिर का ध्यान जॉब के अलावा बाकी कई चीज़ों में था। इसलिए उसकी प्रमोशन ना हो सकी। कामरान की वालदा ने अपने बड़े बेटे के साथ रहना शुरू किया और कामरान और लाइबा घर में तन्हा थे। दफ्तर में ज़्यादा वक्त रहने की वजह से कामरान के लिए कुछ मसाइल थे। उसे अपने ऑफिस को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था जबकि उसका दोस्त नासिर की प्रमोशन नहीं हुई थी। इसलिए वह दफ्तरी कामों में ज़्यादा वक्त नहीं दे रहा था और उस पर ज़्यादा दबाव नहीं था। लिहाजा कामरान अपने घर के कामकाज के सिलसिले में अपने दोस्त से मदद लेता और पैसे देकर लाइबा को सब्जी और बाकी ज़रूरियात की अशिया वगैरह भी मंगवा देता। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाइबा का रवैया कामरान के साथ अजीब व गरीब हो गया। वो कामरान से बात करते हुए हिचकिचाती थी। उन दोनों के दरमियान अजीब सी दूरी पैदा हो चुकी थी। घर में भी खामोशी रहने लगी और कामरान इस बात को बेहतर तरीके से महसूस कर रहा था कि लाइबा परेशान है। कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो वह मुझसे छुपा रही है। और फिर एक दिन कामरान ने लाइबा से उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया वो कामरान के वहमो गुमान में भी ना था। उसने अपने शौहर को बताया कि आपका दोस्त नासिर मुझे तंग कर रहा है, मुझ पर बुरी नज़र रखता है। मैं कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि नासिर आपका बचपन का दोस्त है और आप ये सुन ना पाएंगे। ये सुनकर कामरान गुस्से से पागल हो गया। उसे अपनी बीवी बहुत अजीज थी, साथ साथ अपने दोस्त की दोस्ती भी अजीज रखता था। वो अपनी बीवी के कहने लगा कि तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मगर लाइबा ने कहा मैंने खुद ये बात महसूस की है और मुझे क्या पड़ी तुम दोस्तों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की। अगले दिन मामूल के मुताबिक उसने नासिर को कुछ पैसे देकर सौदा बताया और उसने दफ्तर से वापसी पर लाइबा के लिए घर से ले जाना था। नासिर जैसे ही पैसे लेकर वहाँ से रवाना हुआ तो कामरान के दिल में आया कि उसका पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि लाइबा ने जो कहा है वो दुरुस्त है या उसका गुमान है। वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में उसने नासिर और लाइबा की बातें सुनना शुरू की। लाइबा उसे कह रही थी कि नासिर बस बहुत हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो। और नासिर उसे कह रहा था अगर उसने उसकी बात ना मानी तो ज़बरदस्ती हद पार करेगा। एक लम्हे में ही कामरान की नज़र दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उसके सामने सारी हकीकत आ चुकी थी। अब वो ये बात जान चुका था कि लाइबा आखिरकार परेशान क्यों थी और जो लाइबा ने मेरे दोस्त के मुतल्लिक़ कहा वह बिल्कुल सच था। जिस दोस्त पर उसे बहुत मान था, जिस पर उसे भरोसा था, जिसको वो अपने घर भेजता, उसने ही उसकी पीठ पीछे खंजर घोंप दिया था। वो वापस उल्टे कदमों दफ्तर आया और 2 दिन तक उस बात को भूल ना पाया। उसने अपने जिगरी दोस्त की ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया। जब लाइबा अपने मेके गई हुई थी तो उसने नासिर को घर बुलाया ताकि कुछ गपशप हो जाए और मेरा अकेलापन दूर हो जाए। उसने नासिर के लिए चाय बनाई और नासिर की प्याली में जहर की गोलियां मिला दी। अभी नासिर ने चाय का एक कप भी ना पिया था कि उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। कामरान बहुत परेशान हुआ। वो जो चाहता था वो हो चुका था। नासिर की नब्ज नहीं चल रही थी और फिर बाद में उसने अपने घर को पुलिस के हवाले कर दिया। जिस किसी को भी इस वाक़ये के बारे में पता चला तो उसे अपने कान पर यकीन न आया क्योंकि नासिर और कामरान की दोस्ती मिसाली थी। लोग उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया। ऐसी कोई बात सामने न आई
جس کی وجہ سے قتل کی وجہ معلوم ہو سکے۔ لاکھ پوچھنے پر کامران نے قتل کی کوئی وجہ نہ بتائی۔ وہ مسلسل خاموش رہا۔ پولیس نے لائبہ کے بھی بیانات لیے، لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی اور میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہ ہو سکی۔ لائبہ کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا۔ اس نے ناصر کے خلاف اپنے شوہر کے کان تو ضرور بھرے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی زندگی ختم کر دے گا۔ 4 مہینے کیس چلنے کے بعد کامران کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سزا ملنے کے بعد کامران کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرا تھا، اور پھر مرنے سے ایک دن پہلے اس نے بیوی سے ملاقات اور اپنی خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے جنسی ملاپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے کبھی بچہ پیدا کرنے کی خواہش نہیں کی تھی، یعنی کہ جنسی عمل کرتے وقت وہ میڈیسن اور کنڈوم کا یوز کرتے تھے، لیکن اب وہ اپنی بیوی سے جنسی ملاپ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو بڑھائے۔ یہ اگر پھانسی کی سزا پر چڑھ جائے تو اس کی بیوی کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہو اور اس کا نام اس دنیا میں باقی رہے، یعنی اس کی نسل بڑھتی رہے۔ جیلر نے اس کی خواہش پوری کی۔ جیلر صاحب اور میں یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہے اور آخری بار وہ بیوی سے ملنا چاہتا ہے، مگر اسکرین پر نظر آنے والے مناظر کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔ جب اس کی بیوی اس کے سامنے آئی تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، تمہارا سچ میرے سامنے آ چکا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کے لباس کو اپنی طرف کھینچا اور کہا، تجھے بڑا شوق ہے بے آبرو ہونے کا، میں تجھے بے آبرو کروں گا۔ میں حقیقت جان چکا ہوں کہ گنہگار ناصر نہیں بلکہ تم تھی۔ یہ سنتے ہی لائبہ نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو کامران، کل تجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، لہٰذا یہ باتیں کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں تجھ سے زیادہ ناصر کو پسند کرتی تھی۔ میں نے تو تم سے شادی بھی اس لیے کی تھی، اس لیے میں اسے اپنی طرف بلانے لگی، مگر ہر بار تمہاری دوستی کو درمیان میں لے آیا۔ مجھے اس بات سے بہت چڑ تھی۔ وہ تجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنی وفاداری نبھا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا یہ میرے جال میں پھنسنے والا نہیں تو اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے ناصر کے خلاف تمہارے کان بھرے تاکہ بچپن کی یہ دوستی ختم ہو جائے۔ جب ناصر کو تم نے اپنے گھر بلایا تھا اس سے پہلے میں ناصر سے ملاقات کر چکی تھی، یہ کہہ کر کہ اسے ہوٹل پر بلایا کہ اگر چاہتے ہو کہ کامران کے ساتھ میں خوش رہوں اور ہمارا گھر نہ ٹوٹے تو آخری بار مجھے فلاں ہوٹل پر ملو، دیے گئے ایڈریس پر۔ جب ناصر مجھے ملنے آیا تو میں نے جوس میں زہر ملا دیا، ایک ایسا زہر جس کا اثر 1 یا 2 گھنٹے بعد ہونا تھا، تاکہ موقع واردات پر کسی کو شک نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی قاتل میں ہوں۔ اگر اسے تو نہ بھی مارتا تب بھی اس نے مر ہی جانا تھا۔ کامران یہ سن کر ہکا بکا ہوا اور لائبہ سے کہا، تبھی میں سوچوں کہ میرے زہر دینے سے پہلے ہی اس کی طبیعت خراب کیوں ہوئی، اور ابھی تو اس نے کپ کو صرف یوں ہی لگایا تھا اور وہ مر گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کی موت کی وجہ زہر ثابت ہوئی تھی جو کہ میں اسے دینے والا تھا، مگر میں نے تمہاری خاطر قتل کے الزام کو اپنے سر لے لیا۔ مگر جب تمہاری حقیقت سامنے آئی تب میں نے تجھے یہاں ملاقات کے لیے بلوایا۔ تو نے میرے بچپن کے دوست کو قتل کر دیا اور مجرم میں ٹھہرا، تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا چاہا۔ بیوی بھی اس پر حملہ کر رہی تھی۔ ہاتھا پائی جب حد سے بڑھی تو جیلر بھاگا۔ کامران اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو لائیو ریکارڈ ہو گئی اور کسی طرح کامران کو یہ بات پتہ تھی کہ ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اصل مجرم کون تھا اس حقیقت کا پتہ چل گیا۔ کامران اپنی بیوی کی خاطر سولی پر چڑھنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تب اس نے اپنی بیوی کو بے نقاب کرنے کی ٹھان لی۔ تمام ثبوتوں کی روشنی میں عدالت نے کامران کو باعزت بری کر دیا اور لائبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔